नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। बात इतनी नहीं, वो अपना त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ की बात है वो अनुच्छेद नंबर 60 में भी की गई है। आपको एक एक बात मैं राष्ट्रपति के बारे में यहाँ से बताना चाहूँगा। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन की, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आर्टिकल 54 अनुच्छेद नंबर 54 में होती है, जिसमें यह बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में है वो संसद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में जो चुने गए सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, और विधानसभाओं में जो चुने गए एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालेंगे? वोट डालेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति की स्पेसिफिक रूप से बात करता हूं तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है, मतलब कि उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 61। कौन इम्पीचमेंट लगा सकती, कौन महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है? तो संसद का कोई भी सदन हो सकता है जो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चला सकती है। उसी प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की, पार्डन की शक्ति भी दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 72 जो है वो राष्ट्रपति के पास पार्डन की शक्ति है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी हमारे पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन 8 पार्ट को भी देख लें, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल के रहने वाले हैं। जीके यहाँ से बाहर आपको नहीं आने वाला है। अगली कल मैं अब आपके बीच साइंस और हिंदी के क्वेश्चन भी शुरू कर दूंगा। संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको संसदीय चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार की जो आयु है, जो हमारा जो कैंडिडेट होता है उसकी जो आयु है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप देख लो, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो, राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो, लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो आपकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। आपको एक एक बात का पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी उठ जाते हैं। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। तो 25 होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो लगभग 35 साल होनी चाहिए। भारत में जो वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, वोट देने का, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसमें क्या बोला गया थी, अब वोट छोड़ने की उम्र है वो 18 वर्ष है। तो भारत में जो है वो सबसे कम उम्र में जो अब वोट छोड़ा जा सकता है। तो 18 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आपकी वोटिंग एज वो मानी जाएगी। तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, बेसिक से बेसिक। लेकिन आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको हर एक बात यहाँ से बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। बहुत जल्दी हमारे बैचेज भी शुरू हो जाएंगे, तो अभी आप हमारे ग्रुप से खाली जुड़े जिसमें आप जीके का डेली कंटेंट पाएँ। 7876145409। आपको कहीं भी जो है 1500-2000 रुपये देने की जो है आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो बैचेस की जो फीस है वो भी 499 रहती है। तो जब हमारे बैचेस शुरू होंगे उसमें क्वालिटी टीचर होने वाले भैया, बहुत ही डिटेल से हम हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को स्मार्ट स्टडी से पढ़ेंगे। तो जब हमारे पास 100 बच्चे पूरा हो जाएगा बैच के लिए तो हम बैच को शुरू कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का विघटन होता है। देखिए, द राज्यसभा डिसॉल्व आफ्टर। राज्यसभा का जो विघटन होता है वो किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं राज्यसभा लोकसभा की बात करता हूँ, राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? क्वेश्चन पुलिस के पेपर में ये आया है, बहुत बार आया है। राज्यसभा का जो सदस्य है इनको 6 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। अगर मैं राज्यसभा के सदस्य की बात करता हूँ, इनको तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा को भेजे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति भी 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से ये भेजता है। कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए। और ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको तो राष्ट्रपति ने खुद चुना है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा को स्थायी सदन, परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि
राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ से एक एक बात को सीखना है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगली और साथ में इसको जो है वो उच्च सदन भी कहा जाता है और बड़ों का सदन भी कहा जाता है। इस प्रकार के शब्द जो है वो राज्यसभा के लिए आते हैं। उसी प्रकार निम्न सदन, उच्च सदन तो राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। क्योंकि इस हाउस ऑफ पीपल्स हम लोकसभा को कहेंगे, क्योंकि लोकसभा में तो वोट जनता के द्वारा डाले जाएंगे। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में जब आते हैं तो बच्चा अक्सर सोचता है कि हमको तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए भी नहीं होंगे। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम आया था, पहला अधिनियम था ये 1773 के द्वारा, जो है हाई कोर्ट की जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय जो है वो एक चीफ जस्टिस होता था और 3 जज होते थे। मतलब कि एक जो है वो बड़ा जज होता था और 3 जो है वो उनके साथ जो है छोटे जज बिठा दिए जाते थे। तो अगर ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट में, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर लेता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता हूँ, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में 33+1 34 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो इनका नाम हीरालाल जे कानिया है। अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा संविधान सभा के बैठक की भी बात कर लेते हैं। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, इसमें क्या बोला गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। ये भी इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बात हुई थी। तो बहुत सारी बातें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी। जब हम डिटेल से पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ भी आपको बता दिया जाएगा एक एक बात को। अगर संविधान सभा की ही कुछ बात कर लेते तो संविधान सभा की जैसी बैठकें हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरी जो बैठक होती है संविधान सभा की, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इसमें स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर को, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को, ठीक 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू को जो है वो तीसरे जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको आता है, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था इसके तहत जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? तो इनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कॉपी में लिख लेना है कहीं पे आपको कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे एक से एक बनने वाले हैं। आप कितने ज़्यादा सीरियस हो अपने पढ़ाई के प्रति। कौन राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है? जो राज्य सरकार होती है उनको जो विधिक मामले होते हैं, लीगल जो मैटर्स होते हैं, इनमें जो इनको एडवोकेट जनरल कौन देता है भैया? एडवोकेट जनरल जो होता है वो उनको क्या देता है? परामर्श देता है। अगर एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो आर्टिकल 165 जो है वो एडवोकेट जनरल की बात करता है। एडवोकेट जनरल जो होता है इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो एडवोकेट जनरल को जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद नंबर 76 बात करता है। महान्यायवादी R वेंकट रमणी है वर्तमान में इंडिया के। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है इसको अपॉइंट किसके द्वारा? अगर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है गवर्नर राज्यपाल, तो अटॉर्नी जनरल को कौन करेगा? तो अटॉर्नी जनरल को तो भैया राष्ट्रपति करता है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट जो हो वो भी एडवोकेट जनरल होता है। ये भी बात आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू हुई? भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लागू होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये लागू हुई थी 28 अगस्त 2014। देखिए, पुलिस के पेपर में ऐसा ही जीके रहने वाला है। आप जितना मर्जी डिटेल से पढ़ेंगे भैया उतना ही अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप करंट अफेयर भी मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे जीके की लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, हर दिन आपको वीडियो आ रही है। हमारी भैया पंक्चुअलिटी है, कंटिन्यूटी है, हम हर दिन वीडियो डालते हैं। हम ये नहीं कि 4 दिन सो गए, छठे
छठे दिन वीडियो आ रही है। अब मैंने आपसे वादा किया था, अब मेरी 7, 8, 9 अब हर दिन मेरी वीडियो आने वाली है। आप सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में हमारी वीडियो का वेट करें, हो सकता है कभी इससे भी पहले आ जाएं। 28 अगस्त 2014 को तो स्कीम आई थी जनधन योजना। उसी प्रकार मेक इन इंडिया कब आई थी? तो मेक इन इंडिया योजना आई थी 28 सितंबर 2014। उसी प्रकार जो है वो स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन योजना आई थी 2 अक्टूबर 2014 को। उसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो आई थी वो आई थी 22 जनवरी 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो नया नाम कर दिया है वो बदलाव कर दिया है। क्या कर दिया है? बदलाव। उज्ज्वला योजना बहुत बार पूछी गई है। उज्ज्वला योजना आई थी 1 मई 2015, 1 मई 2015 को उज्ज्वला योजना आई थी। और अटल पेंशन योजना आई थी 9 मई 2015। तो याद रखना, अटल पेंशन योजना कब आई थी? 9 मई 2015 को आई थी अटल पेंशन योजना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सारी की सारी योजनाएं आपको पढ़ के जानी है। मैं जो आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ ना, इस पूरी वीडियो को 2-2 बार सुन लेना है और कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि भैया अगर देखो, इस बार क्वेश्चन आया था जनधन योजना, अगले बार बेटी बचाओ योजना आएगा, उज्ज्वला योजना आएगा, अटल पेंशन योजना आएगा, भैया स्वच्छ भारत मिशन पूछ लेगा, या आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ लेगा, मेक इन इंडिया पूछ लेगा। तो देखो क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड ही बनेंगे ना भाई। जैसे अभी यहाँ पे एडवोकेट जनरल पूछा था, अगली बार अटॉर्नी जनरल पूछेगा, कौन नियुक्ति करता है। एडवोकेट जनरल के बारे में अगर पूछ ही लेगा तो पूछेगा कि गवर्नर के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो मैं आपको यहाँ से, मेरा समझाने का जो मतलब है वो ये है कि क्वेश्चन यहीं से, और अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिक्कत कर सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर उपराष्ट्रपति उनकी पद से हटाने का प्राधिकार सत्ता के किसके पास? अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और उसके पूर्ण होने से पूर्व ही उसको हटाना है तो भैया संसद उसको हटा सकती है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1948 में डोडरा कवार किसका भाग था? देखिए, डोडरा कवार की बात हो रही है, तो डोडरा कवार जो है 1948 में महासू जिले का भाग था। पहले तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन की। गठन आप सभी लोग जानते हैं 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। बच्चे को पता था। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में थे 4 जिले। ट्रिक याद रखनी है कौन कौन से जिले, तो ट्रिक का नाम है SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। क्या बोलेंगे? SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। सर 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 26 छोटी बड़ी रियासतों और 4 पंजाबी रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की गठन के समय, तो 4 जिले थे। 1951 में हिमाचल क्या बनता है? पारसी बनता है। फिर 1954 में इसी पारसी राज्य में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है। और फिर पारसी से 1956 में इसको UT केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और इसी UT में 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया जाता है। इसके बाद 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। और 25 जनवरी 1971, कौन सी डेट थी भैया? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है, क्योंकि हिमाचल को मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये बहुत सारी इतिहास की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ हिमाचल प्रदेश की। क्यों आप राम कहानी पढ़ोगे, किताबों में क्यों जाओगे भैया? मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन और आता है, क्षेत्रीय परिषद हिमाचल प्रदेश में कब बनी? तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में 1957 में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद बनी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पे फास्ट प्लेबैक में आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। आपको किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, एक एक बात आपको यहाँ से जो है वो बताई जा रही है। हमटा पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शायद आपने ऐसे क्वेश्चन सुने भी नहीं होंगे, और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपका बहुत अधिक फायदा होने वाला है। हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो हमटा दर्रा भैया जो है वो कुल्लू में है। हमटा दर्रा तो क्या करता है? हमटा दर्रा कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ता है। उसी प्रकार एक दर्रा है भीम गसूत्री दर्रा, तो भीम गसूत्री दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। दुलची जो दर्रा है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। चंद्रखेड़नी दर्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो चंद्रखेड़नी दर्रा जो है ये कुल्लू में है। और सांच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसी प्रकार बारालाचा दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ तो बारालाचा दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंजुम दर्रा, लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है? कुंजुम दर्रा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धराटी की बात करता हूँ तो धराटी दर्रा चंबा को
पांगी से अलग करता है। उसी प्रकार एक दर्रा और है, पादरी दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा को जम्मू से अलग करने वाला दर्रा तो कौन सा है? पादरी। तो पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से अलग करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। एनिमल पास आप सभी जानते हैं कहाँ पे है? कुल्लू जिले में स्थित है। चंद्रखेड़नी दर्रा कुल्लू में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे आएंगे पेपर में ना, तो आप गलत नहीं करेंगे। तेंतु दर्रा कहाँ पे, ये भी आप जरूर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम यूनियन कैबिनेट में स्थान प्राप्त करने वाला कौन था? मतलब कि भारत का जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें हिमाचल से कौन था जिसने हिस्सा लिया था? तो देखिए, हिमाचल से था राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर हिमाचल की थी और हिमाचल से थी जो कि भारत के केंद्रीय मंडल में जिसने हिस्सा लिया था। अगर मैं बात करूं राजकुमारी अमृता कौर की, देखिए भैया, ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी या पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करता हूँ तो इनका नाम है शीला कौल। क्या नाम है? शीला कौल। और अगर मैं बात करता हूँ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ। और पहले राज्यपाल की बात करता हूँ तो एस चक्रवर्ती। और पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूँ तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से काम आने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित जयवंत राम है और पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, देखो उपाध्यक्ष बहुत कम पढ़ के जाते हैं लोग, श्री कृष्ण चंद। और ये परीक्षा में क्वेश्चन आया है, श्री कृष्ण चंद पहले उपाध्यक्ष थे। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष विद्या स्टोक्स थी। पहले मुख्य सचिव जो थे एक के.एल. मेहता थे। पहले विधानसभा सचिव एन.सी. नंदी थे। और पहले लोक आयुक्त जो थे ये टी.वी.आर. टाटाचारी थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि 1615 में कांगड़ा घाटी की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? 1615 में जो है वो कांगड़ा घाटी की यात्रा जिसने की थी यूरोपियन ने, इसका नाम था थॉमस कॉरियट। थॉमस कॉरियट के द्वारा की गई थी भैया, कब? 1615 में। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि 1820 के आसपास कौन आया था? तो 1820 के आसपास आया था विलियम मूर क्राफ्ट। ये क्वेश्चन भी आता है। तो विलियम मूर क्राफ्ट कब आए थे? 1820 में आए थे विलियम मूर क्राफ्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश अवस्थित है? देखिए, मणिमहेश झील की बात करते हैं तो मणिमहेश झील जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, मणिमहेश की यात्रा। और मणिमहेश झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है। देखिए, चंबा में एक तो मणिमहेश झील है, इसके अलावा खजियार झील चंबा में है, आपकी लामा डल झील चंबा में है, जिसको तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। घड़ासरू झील चंबा में है, आपकी महाकाली झील चंबा में, आपकी चमेरा झील चंबा में है। चमेरा एक कृत्रिम झील भी है। चमेरा झील के ऊपर जो है वो कृत्रिम जो है वो क्या बनाई गई है? जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई, जैसे कि चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना, चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना, चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना। तो इन चमेरा जल विद्युत परियोजना को जो है एनएचपीसी जो है एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 परियोजना 360 मेगावाट की है। और चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की है। आपको हर एक बात याद रखनी है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मजदल वन्यजीव अभयारण्य है? तो देखिए, मजाठल जो वन्यजीव अभयारण्य है ये भैया कहाँ पे है? तो मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सोलन जिले में स्थित है। सोलन में ही शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोलन में ही चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शिल्ली की बात करता हूँ तो शिल्ली हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिरमौर ऑप्शन में दिया है तो सिरमौर में चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिरमौर में सिमलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिरमौर में रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सारी की सारी कहाँ पे है? सिरमौर जिले में है सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ। और रेणुका में तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सिमलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलवाड़ा नेशनल पार्क ये दोनों के दोनों सिरमौर में है। शिमला में क्या है? शिमला में है दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडी में है। जैसे कि मंडी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस में आई भी थी पिछले बार 2021 का जो पेपर हुआ था पुलिस का। तो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरू जो है वो कहाँ पे? ये मंडी में। और बांदली ही पुलिस के पेपर में पूछी गई थी, आप देख सकते हैं। तो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मंडी में स्थित है। और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे? ये भी मंडी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं और शेयर करें, लाइक करें। और भैया जिसने ये वीडियो पूरी देखी वो सब्सक्राइब भी एक बार ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो अब डेली आने वाली है। अब जो कंटिन्यूटी में हम देखने वाले। और क्या होता है यार, सुबह आप जो है, अगर आप गाँव में भी रहते हो, सुबह जाइए, क्योंकि नेट तो अब हर जगह चल रहा है। आप बकरी चराने भी जा रहे हो, आप बैल के पास जा रहे हो, आराम से वीडियो लगा लो, देख लो। और भैया जब भर्ती आएगी तो मैथ और हिंदी की हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोचिंग सेंटर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का पेपर हम आपसे क्वालिफाई करवा देंगे, क्योंकि इस बार बोनस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो इस बार जो है हम चयनित क्वेश्चन होंगे जीके के। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे जो हम पढ़ाएंगे। साइंस के सेम क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आपको जो है वो हिंदी के सेम क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। तो यहीं पे हम जो है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, यहाँ हम मार्क्स ले लेंगे। रीजनिंग हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। मैथ में भी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन हमें लगेगा बहुत टफ है, पजल टाइप में रीजनिंग में होगा, उसको छोड़ देंगे। तो हम स्कोरिंग यही कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 50 नंबर मार रहे हैं इन तीनों ही सब्जेक्ट में, तो हमें मैथ और रीजनिंग में कोई आवश्यकता नहीं है कि हम ज़्यादा एफर्ट उसमें मारेंगे। तो हम हर जगह से स्मार्ट प्रयास करेंगे। पहले हमारा फिजिकल है, तो फिजिकल आप दौड़ने की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज अब करनी शुरू करें, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत ही टफ ग्राउंड इस बार रखा गया है। और अगर आप जो है, आपने ये पूरी जानकारी नहीं ली है क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके ही आप ये भी देख सकते हैं पुलिस में क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।